तो आज का हमारा टॉपिक है पेनल्टीज़ एंड प्रोसिक्यूशंस इन इनकम टैक्स एक्ट। तो देखिए, शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ईच एंड एवरी सिटीज़न टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। हर एक सिटीज़न के लिए लॉ के अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी है, और कह लीजिए कि लॉ की सारी प्रोविज़न को कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे वेरियस पनिशमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। पनिशमेंट वेरी कर सकती है आपके डिफ़ॉल्ट के हिसाब से कि उसने क्या किया है। वो एक पनिशमेंट जो है वो मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है और इम्प्रीजनमेंट फॉर्म में। मॉनेटरी का मतलब जैसे इसमें फ़ाइन वगैरह भी लग सकते हैं। इम्प्रीजनमेंट का मतलब उसे जेल हो सकती है उसके हिसाब से। अब तो ताकि डर बना रहे एसेसिस के में कि वो कोई भी गलत काम ना करें या टैक्स की चोरी ना करें, गवर्नमेंट ने कुछ पेनल्टीज़ एंड प्रोसिक्यूशंस हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब किए हैं। तो शुरू करते हैं पहले पेनल्टी से। पेनल्टी का क्या मतलब होता है? पेनल्टी एक एडिशन बर्डन होता है एसेसी के ऊपर कि अगर वो इनकम टैक्स के तहत कुछ प्रोविजंस कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसे कुछ मॉनेटरी टर्म्स में कुछ पे करना होगा सरकार को एक्स्ट्रा में। ठीक है, ये कैसे पे करना पड़ेगा? कैसे भी फॉर्म में पे करना पड़ सकता है एसएससी को, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फाइन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट चाहे तो जैसे उसने लेट टैक्स भरा तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लगा सकती है कि हमें इतनी अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करो और इंटरेस्ट पे करो, और जब फाइन भी लगा सकते हैं उसके ऊपर। इट राइजेज ड्यू टू डेलिब्रेट वायलेशन ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजंस। ये तभी होगा अगर वो इनकम टैक्स प्रोविजंस को कंप्लीट नहीं करता, जब उन्हें वायलेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है जनरल प्रोविजंस टू इम्पोज पेनल्टी। कुछ प्रोविजंस हैं जो पेनल्टी इम्पोज करने से पहले हमें जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले है डिस्क्रिशनरी इन नेचर। डिस्क्रिशनरी पावर होती है, इसका मतलब है डिस्क्रिशनरी नेचर। डिस्क्रिशनरी एक तरह की पावर होती है जो कि ऑफिशियल्स द्वारा डिसाइड किया जाता है, उसे हम डिस्क्रिशनरी कहते हैं। जैसे कोई भी जजमेंट देना, वो उसका मतलब है डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, तो ऐसे ही पेनल्टी की इम्पोजिशन भी एक डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। दिस डिस्क्रिशन विल बी यूज्ड विद रीज़न एंड नॉट आर्बिट्रेरी। डिस्क्रिशन का मतलब ये पावर तभी यूज़ की जाएगी जब कोई रीज़न होगा। ये ऐसे ही अपनी विदाउट इच्छा के, जब बिना कोई रीज़न के नहीं पेनल्टी इम्पोज की जा सकती पर्सन के ऊपर, तभी होगी इम्पोज अगर उसका कोई वैलिड रीज़न है, और विदाउट रीज़न ये इम्पोज नहीं की जा सकती। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है विदाउट रीज़न। ठीक है, इट इज़ इम्पोज्ड आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द सर्कमस्टांस ऑफ कॉस्ट। ये तभी होगा अगर हम पूरा केस को स्टडी करने के बाद, अगर जो भी सर्कमस्टांस निकलते हैं केस के, उस हिसाब से ही पेनल्टी इम्पोज होता है एसएससी के ऊपर। पेनल्टी विल बी इग्नोर्ड व्हेन देयर इज अ टेक्निकल ब्रीच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर कोई टेक्निकल कारण पर्सन अपना टैक्स समय सिर नहीं भर सका तो वो उसे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। टेक्निकल ब्रीच का मतलब है, अगर सपोज कीजिए वो अपनी जो रिटर्न है वो इंटरनेट के थ्रू भरता है और किसी कारण से उसका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, या सरकार ने ही बंद करवा रखा है उस एरिया में इंटरनेट को, कोई भी कारण हो सकता है उसका, तो उसे उसके ये एक टेक्निकल ब्रीच हो गया। मतलब उसे कोई टेक्निकल कारण के कारण वो अपना ही टैक्स को नहीं भर सका, तो इसके लिए उसे कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये थी हमारा पहला पॉइंट, डिस्क्रिशनरी नेचर। आगे आते हैं क्वांटम ऑफ पेनल्टी। क्वांटम ऑफ पेनल्टी का मतलब है, क्वांटम का मतलब होता है अमाउंट। अगर ये अमाउंट होती है पेनल्टी की, वो कैसे होगी? जो भी ये पेनल्टी लगेगी पर्सन को, वो डिफरेंट केस के हिसाब से वेरी करती है, और जहाँ डिसाइड की जाती है अथॉरिटीज़ के द्वारा। जैसे मैंने पहले बताया था डिस्क्रिशनरी पावर में कि ये जजमेंट होती है ऑफिशियल द्वारा डिसाइड किया जाता है, ऐसे ही इसमें ये जो अमाउंट है पेनल्टी की वो भी ऑफिशियल्स ही डिसाइड करते हैं। इट कांट बी लेस देन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। जो भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट होगी, जो भी लॉ में लिखा हुआ है वो उससे कम नहीं हो सकती, जो भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी एसएससी को। तो चलिए आगे प्रोसीजर। अब जानिए इसका प्रोसीजर क्या है। बिफोर द लेवी ऑफ पेनल्टी द एसएससी मस्ट गेट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, अदरवाइज द पेनल्टी विल बी वॉइड एंड इनवैलिड। कोई भी पेनल्टी चार्ज करने से पहले एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए
अगर वो कामयाब होता है अपना वैलिड रीज़न बताने के लिए, तो वो जो पेनल्टी है वो वॉइड हो जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी, मतलब उसका पेनल्टी नहीं लगेगी। सेकंड, इफ़ इनकम टैक्स ऑफिसर imposes penalty exceeding 10,000 and assistant commissioner or deputy commissioner impose penalty exceeding 20,000, then the approval of joint commissioner is required. अगर इनकम टैक्स ऑफिसर में जो पेनल्टी है वो 10,000 से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, और जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है या डिप्टी कमिश्नर होता है वो पेनल्टी इम्पोज करते हैं 20,000 से ज़्यादा, तो उसके लिए जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ठीक है। द कंसर्न इनकम टैक्स अथॉरिटी विल सेंड अ कॉपी ऑफ पेनल्टी ऑर्डर टू द असेसिंग ऑफिसर। ये सब तय हो जाने के बाद जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होगी, कोई भी हो सकता है वो असिस्टेंट कमिश्नर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो भी केस की छानबीन कर रहा है, जो भी जिसके भी अंडर है मतलब, तो वो एक कॉपी सेंड करेगा असेसिंग ऑफिसर को पेनल्टी की। ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये था हमारे कुछ जनरल प्रोविजंस जिसमें हमने पढ़ा डिस्क्रिशनरी इन नेचर, क्वांटम ऑफ पेनल्टी, प्रोसीजर। तो आगे हैं टाइप्स ऑफ पेनल्टीज़। तब ये पेनल्टीज़ होते हैं ये बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये डिफरेंट केस के हिसाब से वेरी कर सकती हैं, अलग अलग होती हैं, तभी इसमें टाइप्स हैं पेनल्टी की। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पेनल्टी ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर ये बहुत सिंपल सी है कि अगर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा पेनल्टी ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स, पेनल्टी लगी है क्योंकि पर्सन अपना टैक्स पे करने में फेल हो गया, तो उसे उसे पेनल्टी लगी कितने की, ही विल बी पनिश्ड विद एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग टैक्स इन एरियर्स। जितने भी उसने टैक्स को छुपाने की कोशिश की है उतने ही अमाउंट्स उसको पेनल्टी लगेगी, उससे अधिक की नहीं लगेगी। ठीक है। इसका सेक्शन है 221 सबसेक्शन 1। ये जो सेक्शन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको हम लर्न कैसे करें। कुछ आपको खुद लर्न करने पड़ेंगे, कुछ के मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि वो कैसे लर्न किए जाएँ। जैसे इसमें 17-18 पॉइंट हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक का सेक्शन याद कर सकें, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं आपको मैं बताऊंगा, बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए आपका ये सेक्शन लर्न करना। तो बने रहिए मेरे साथ। अब सेकंड पॉइंट, फेलियर टू कंप्लाई विद नोटिस अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 और अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 और डायरेक्शन अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A। According to this notice, if an assessee fails to comply with notice or direction, then he will be punished with an amount of 10,000। अगर ये प्रोविज़न है कुछ इनकम टैक्स की ये सेक्शन के अधीन, अगर वो असेसी फेल हो जाता है उस प्रोविज़न्स को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी 10,000 की, मतलब उसको पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपीज़ की। ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट पे, कंसीलमेंट और फर्निशिंग रॉन्ग पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम। ये सेक्शन है इसका 271 सबसेक्शन 1 फर्द सबसेक्शन C। अगर कोई कंसीलमेंट का मतलब होता है छिपाना, कंसीलमेंट का छिपाना, कोई भी असेसी अगर कोई भी रॉन्ग पार्टिकुलर और फर्निश रॉन्ग पार्टिकुलर, देन ही विल बी पनिश्ड विद पेनल्टी। अगर कोई भी पर्सन अपनी इनकम को छुपा रहा है और या कुछ रॉन्ग इनकम शो कर रहा है उसके तहत इनकम टैक्स को, तो उसे पेनल्टी लगेगी amount penalty not less than amount equal to tax to be evaded and not more than 3 times of tax to be evaded। evaded का मतलब होता है चोरी करना, चोरी। जो भी पर्सन जो भी असेसी है वो उसको पेनल्टी लगेगी, मतलब जितने की उसने टैक्स चुराने की कोशिश की है उससे इक्वल तो लगेगी, और उससे 3 गुना अधिक भी लग सकती है, लेकिन उसके 3 गुना से अधिक नहीं चार्ज की जा सकती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा आपको कि जैसे पेनल्टी लगी उस पर्सन पर 10,000 की, तो उसे मिनिमम 10,000 के कम की तो पेनल्टी लग ही नहीं सकती, क्योंकि 10,000 तो उसने चोरी की हैं, 10,000 को उसको पे करने ही पड़ेगी। और ये जो पेनल्टी है ये एक्सटेंड की जा सकती है 3 टाइम्स, यानी 10,000 का 3 टाइम्स 30,000, और ये पेनल्टी है ये 30,000 के तक भी पहुँच सकती है, लेकिन 30,000 से एक्सीड नहीं कर जा सकती। ये भी जो मैं फिगर्स दिए ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे ये बनते हैं। ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट्स पर। तो अगला पॉइंट है हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ रजिस्टर्ड फर्म। अगर फर्म ने प्रॉफिट डीड में वो प्रॉफिट कुछ और शो किया था और बांट कुछ और रेशो में लिया पार्टनरशिप डीड में, तो पर्सन को पेनल्टी लगेगी
sum not exceeding 1.5 times of the amount of tax which is thought to be evaded by the assessee। मतलब 1.5 times जो भी उसने अपराध किया है, जितनी भी उसने पैसा छुपाने का, उसका 1.5 टाइम्स उसको पेनल्टी लगेगी। मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर उसको जो भी अमाउंट बनेगी उतनी उसको पे करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है फेलियर टू कीप मेंटेन एक्सेट्रा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं आपको बताना भूल गया अगले पॉइंट में, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सेक्शन याद करने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। तो ये 4th पॉइंट में रह गया हमारा। इसमें था रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ रजिस्टर्ड फर्म। जैसे में इसमें आता है फर्म, जो फर्म है एफ जो 4 का साउंड करता है। ठीक है, ये जो सामने वाला सेक्शन है 271, ये तो तकरीबन केसेस में सेम ही रहेगा, आपको सिर्फ सब सेक्शंस याद करने हैं। जैसे इसमें है फर्म, तो फर्म 4 का साउंड दे रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ी सा याद भी रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स के आपकी मदद भी हो जाएगी। जैसे फर्म है जो 4 का साउंड कर रहा है, तो इसके लिए इसका सेक्शन 4। ठीक है, अगला हमारी पेनल्टी है कोई पर्सन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना भूल गया और वो अच्छे से कोई भी डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट्स की बुक्स थी उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया, तो उसे पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपये की। ठीक है, तो इसमें था हमारा सेक्शन याद करने का तरीका। जैसे इसमें है अकाउंट्स, इसमें मेन सा पॉइंट कौन लग रहा है आपको? अकाउंट्स। ए फॉर अकाउंट्स, ए फॉर सबसेक्शन ए। सो इस हिसाब से इसका सेक्शन हो गया 271A। ठीक है, आगे अगली पेनल्टी इन केस ऑफ सर्च इनिशिएटेड ऑन और आफ्टर 1/6/2007 और बट बिफोर 1/7/2012। ये पेनल्टी है, ये कुछ डेट्स के हिसाब से है। ये जो फर्स्ट महीने की जून को 2007, अगर ये सर्च पर डिपेंड करता है। जैसे कोई भी केस होते हैं, सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर सर्च लगाता है कि सर्च करना शुरू कीजिए। अगर वो सर्च है तो शुरू करते हैं हम शुरू से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ये इसका जो सेक्शन है AAA, ये डिफरेंस है क्योंकि ये पॉइंट ही बहुत लेंथी है। जैसे इसमें 2 डेट्स आ गई, 1 जून 2007 और 1 जुलाई 2012। तो इसमें सेक्शन आपको याद रह जाएगा क्योंकि ये डिफरेंस है AAA। ऐसा सेक्शन और कोई नहीं मिलेगा आपको। ABC BA तो होंगे, लेकिन AAA वाला ये सिंगल ही है। ठीक है, इफ़ सर्च हैज़ बीन इनिशिएटेड ऑन और आफ्टर 1 जून 2007 द असेसी शैल बी बाय वे ऑफ पेनल्टी इन एडिशन टू टैक्स इज सम ऑफ 10% ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ स्पेसिफिक। अगर सर्च है जो 1/6/2007 के बाद शुरू हुई है तो असेसी को पेनल्टी लगेगी एडिशन से टैक्स की 10% के हिसाब से। जो भी उसने अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी उसका 10% उसको पेनल्टी लगेगी। लेकिन इसमें कुछ है, अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पहला, इफ़ द असेसी एडमिट्स द अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड स्पेसिफाई द मैनर इन विच सच इनकम हैज़ बीन डिराइव्ड। अगर जो असेसी है वो अपना गुनाह मान लेता है कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम उसकी है और वो तरीका बता देता है कि उसने ये इनकम कैसे ड्राइव की है। पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए। सेकंड, इफ़ ही पेज द टैक्स टुगेदर विद इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। जो भी उसने इनकम छुपाई थी अपनी, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट पे कर देता है सरकार को। जैसे उसने लेट पे करेगा टैक्स, उसने छुपाने की कोशिश की थी टैक्स को, तो अगर वो उस हिसाब से इंटरेस्ट देने को तैयार है सरकार को तो उसे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन सेक्शन 271AA ये डेट डिफरेंट है। जो 1/6/2007 है उसका सेक्शन AAA वाला है, जो 1/7/2012 है उसके हिसाब से AA। इफ़ सर्च इनिशिएट हुई है, सर्च शुरू हुई है 30/6/2012 के बाद, देन ही विल बी लाइबल टू पेनल्टी इक्वल टू 10% टू 90% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। इस हिसाब से उसको पेनल्टी लगेगी 10% से लेकर 90% तक। ये डिपेंड करता है ऑफिशियल्स के हिसाब से कि वो कितने की पेनल्टी लगाते हैं असेसी को। आगे हमारा 7वां पॉइंट, फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड और ऑब्टेन ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB। अगर कोई पर्सन फेल होता है अकाउंट को ऑडिट कराने में, ऑडिट मतलब इंस्पेक्ट कराने में, अगर उस असेसी उसके पास अकाउंट को ऑडिट नहीं कराया और या उसके पास ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, तो
उस पर उसको पेनल्टी लगेगी 1.5 वैल्यू ऑफ टर्न ऑफ ₹1,50,000 विच एवर इज लेस। अगर उस ठीक है, सम इक्वल टू 1/2 ऑफ द वैल्यूज, सम सम जो भी बनता है 1/2 ऑफ द वैल्यू या 1.5 लाख, जो भी कम है उसको वो पेनल्टी चार्ज होगी। तो चलिए आगे पॉइंट में 8th पॉइंट है फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट इंश्योरेंस। आपको सुना होगा पहले भी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ऐसी जो टैक्स डिडक्ट, अगर इंश्योरेंस के समय टैक्स डिडक्ट करना भूल गए, इफ एन एसेसी फेल्स टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स on distributed profits winning from lottery then he will be liable to pay penalty equal to tax not deducted। अगर वो एसएससी टैक्स डिडक्ट करना भूल गया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे, लॉटरी निकली थी उसको उसके ऊपर, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा जितना उसने टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, उसने उसको पेनल्टी लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, आगे है 9th पॉइंट। ये पेनल्टीज बहुत इजी हैं, जैसे थोड़ी सी बात तो आपको ये पॉइंट से ही क्लियर हो जाए कि इसमें है क्या, आपको याद करना है तो उस सेक्शन और उसकी सज़ा। आगे फेलियर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 CA। अब इसमें भी कुछ है आपको, जो CA कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, जैसे कलेक्ट टैक्स, कलेक्ट का C और एट का A, तो CA मतलब इसका सेक्शन बन गया CA, सब सेक्शन CA बन गया इसका। ठीक है, इफ एन एसेसी फेल्स टू कलेक्ट द टैक्स देन सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी इक्वल टू टैक्स नॉट कलेक्टेड। इसमें भी ये सेम है जैसे इसमें था भी, जितना उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया उतनी उसको पेनल्टी लगी, ऐसी जितना उसने टैक्स कलेक्ट नहीं किया उतनी उसको पेनल्टी लगेगी। ठीक है, फेलियर टू टेक और एक्सेप्ट लोन और डिपॉजिट बाय चेक और ड्राफ्ट। इसका सेक्शन है डी, जैसे इसमें है डिपॉजिट और ड्राफ्ट, दो बार ही आ गया, डिपॉजिट आ गया, ड्राफ्ट आ गया, डी साउंड कर रहे हैं दोनों, तो इस हिसाब से इसका सेक्शन हो गया डी। तो इस पॉइंट में क्या है, इफ़ अ पर्सन टेक्स और एक्सेप्ट एनी लोन और डिपॉजिट ऑफ ₹20,000 और मोर विदाउट एनी अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट, ही शैल बी पे बाय वे ऑफ पेनल्टी सम इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और लोन। अगर पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है कोई भी लोन या डिपॉजिट करा देता है 20,000 रुपया या उसके ज़्यादा विदाउट अकाउंट पे चेक के या किसी ड्राफ्ट के बिना, तो उसे पेनल्टी लगेगी जितना कि अमाउंट उसने एक्सेप्ट किया है या लोन पे लिया है या उसने डिपॉजिट कराया है। ठीक है, तो आगे है 11th पॉइंट, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और लोन विदाउट अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट। अगर ये तो था एक्सेप्ट करने की बात, अब यहाँ आ गई रीपे करने की बात। अगर पर्सन ने वही गलती सेम की है, जैसे इफ़ अ पर्सन रीपेज एनी लोन और डिपॉजिट ऑफ 20,000 और मोर विदाउट एनी अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट देन ही शैल बी लायबल टू पे बाय वे ऑफ अ पेनल्टी सम इक्वल टू अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट्स और वो सेम ही बात आ गई, जैसे उसने एक्सेप्ट किया विदाउट अकाउंट पे चेक के 20,000 रुपया या उससे अधिक, ऐसी इसमें जैसे उसने रीपे करने के समय गलती की वही, तो उतने की ही पेनल्टी लगेगी जितने की उसने कोशिश की है वो पेमेंट एक्सेप्ट करने से। फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, अगर पर्सन अपना इनकम टैक्स की रिटर्न ही सबमिट करने भूल गया तो उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271F, इफ़ अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ हिज इनकम before the end of relevant assessment year then he shall be liable to pay a penalty of ₹5,000। तो उसे पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपये की अगर उसने अपने समय से अपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो सबमिट नहीं की। आगे 13th पॉइंट, फेलियर ऑफ फर्निश एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न। तो इसका सेक्शन बहुत ईजी था याद करना 12th का, जैसे इसमें था फेलियर टू फर्निश रिटर्न, एफ साउंड कर रहा है फर्निश रिटर्न, तो इसका आ गया F 271। अब आप कहेंगे कि इसमें भी फर्निश आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है फर्निश एनुअल FA, मतलब फर्निश के साथ A, F और A, तो इसका सेक्शन हो गया, सब सेक्शन हो गया FA। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 FA, इफ़ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश एन एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न regarding financial transaction within prescribed time then he shall be liable to pay a penalty at ₹100 per day of default for every day during which the failure continues। अगर वो अगर वो उसने पैसा पे नहीं किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड रिटर्न के हिसाब से, तो जितना उसने पैसा नहीं पे किया उस एक दिन के 100 रुपये के हिसाब से हर दिन उसको
पेनल्टी बढ़ती जाएगी जितने दिन वो अपनी टैक्स पे नहीं कर देता। ठीक है, आगे हमारे यहाँ फेलियर टू फाइल रिटर्न ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। अब इसका सेक्शन याद करना बहुत इजी है। फ्रिंज बेनिफिट्स, एफ आ गया फ्रिंज का और बी आ गया बेनिफिट्स का, तो इसका सेक्शन बनेगा फ्रिंज बेनिफिट्स का एफ बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 एफ बी, if an employee who is required to furnish a return of fringe benefits before the due date, then he shall be liable to pay penalty of ₹100 per day for every day during which he fails to continue। फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ को अलाउंस मिलते हैं और पर्क्स मिलते हैं। परक्यूसाइट्स होते हैं जो इनको फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। परक्यूसाइट्स और फ्रिंज बेनिफिट्स सेम ही हैं। ठीक है, परक्यूसाइट जैसे कोई पर्सन को घर मिल गया और कोई खर्चा मिल गया उसको नौकरी के उस कर रहा है उसके हिसाब से, तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है इनकम टैक्स के हिसाब से। अगर वो उस पे करने को फेल हो गया तो उसे 100 रुपये दिन के हिसाब से तब तक पे करना पड़ेगा जब तक कि वो अपना टैक्स पे नहीं कर सकता। 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको पेनल्टी लगेगी। आगे हमारा पॉइंट है 15, पेनल्टी फॉर नॉट रिकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 271G। वो पेनल्टी लगेगी उसको अगर वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गया। If an assessee is involved in the international transaction but he does not record the transaction in the books of accounts, or he does not report the transaction to the income tax department, then under section 271G a penalty equal to 2% of the value of such transaction can be imposed। अगर कोई assessee वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में इंक्लूड है और उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई खबर नहीं दी तो उसको पेनल्टी लगेगी 2% के हिसाब से जितने की उसकी ट्रांजैक्शन की थी इनकम टैक्स। ठीक है, तो बाकी की पेनल्टीज बची हैं 2-3 वो हम अगली क्लास में करेंगे, और कुछ प्रोसिक्यूशंस हैं जो इसका ही चैप्टर का पार्ट है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए नीतीश जिंदल चैनल मोर फॉर बीकॉम क्लासेस।